थोड़ा आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में बताइए। ये जो जैसे एनजीओ चलाते हैं ये, या फिर समाज सेवा है, हमें कभी कभी बच्चों को थोड़ा पूछना रिक्वायरमेंट रहता है कि आर्ट ऑफ लिविंग आखिर है क्या। जैसे गुरुजी का तो हमने जब दिल्ली में रहते थे तो हमें पता था, बड़े बड़े शिविर होते थे, हम कभी जा नहीं पाए तो आप थोड़ा बताइए। आर्ट ऑफ लिविंग एक जीवन जीने की कला है और ये परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी द्वारा स्थापित एक एनजीओ है और इसमें मेडिटेशन और एक सुदर्शन क्रिया सिखाई जाती है जो लोगों के जीवन को एक नया आयाम देती है। और एक सांसों से संबंधित एक ये क्रिया है जो मेडिटेशन को करने के लिए बहुत ही एक सरल प्रक्रिया है। आज उनका जन्म दिवस है। उन्हीं के जन्म दिवस पर पूरे विश्व में सामाजिक कार्य हो रहे हैं और हम हर वर्ष की भांति आज यहाँ शक्ति फार्म में केशव सूर्यमुखी कॉलेज ऑफ एजुकेशन के माध्यम से आज जो हमने ये निःशुल्क मेडिकल कैंप एसएच सिग्नल उजाला सिग्नल एसएच हॉस्पिटल के सौजन्य से हमने यहाँ लगाया है, जिसमें 49 हमारे जो हैं पेशेंट यहाँ पे लाभान्वित हुए हैं। और बहुत केशव सूर्यमुखी कॉलेज ऑफ एजुकेशन के पूरे स्टाफ का, पूरे मेंबर्स का और टीचर्स का मैं बहुत ही आभारी हूँ, जिन्होंने हमें बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया और हमारे लिए बहुत ज़्यादा सहयोग किया। और उजाला सिग्नल एसएच हॉस्पिटल के डॉक्टर्स जो पूरी तरीके से डेडिकेटेड हैं यहाँ पर और बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। और हमें आशा है कि हम आगे भी ये काम यहाँ पर आगे भी और मेडिकल कैंप लगाएंगे, जिससे आम जनता छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जो छोटी छोटी बीमारियां हैं, जैसे जिस चीज़ का उन्हें नहीं पता है, वो निःशुल्क कैंप में आके अपने बारे में जब जांच कराते हैं तो उन्हें पता चलता है और उन्हें पता चलता है कि उनके अंदर क्या चल रहा है। शिविर आयोजन किया गया है, जो बहुत सारे पेशेंट आए थे, जो आपने ट्रीटमेंट उनको सलाह भी दी है और ट्रीटमेंट भी। तो आप जिस फील्ड से हैं थोड़ा बताइए। जैसे यहाँ पे जैसे दमा, कोई किसी को दमा है या कोई शादी के बाद आफ्टर 40 ईयर्स वो धूम्रपान कर रहा है तो उसको कैंसर हो सकता है, तो वो अपने आप को कैसे बचाएगा? पहली बात तो अगर वो सिगरेट पी रहा है तो उसे नहीं पीनी चाहिए, धूम्रपान कर रहा है तो नहीं करनी चाहिए। पहले तो मैं उजाला सिग्नस अस्पताल और आर्ट ऑफ लिविंग का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस अवसर पे हमारे अस्पताल को चुना और हम डॉक्टर्स को चुना कि भाई हम अपनी सेवाएं और निःशुल्क सेवाएं आम जन तक पहुंचा पाएँ और अपनी बात रख पाएँ। इसके लिए मैं आर्ट ऑफ लिविंग और उजाला सिग्नस अस्पताल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और इस एजुकेशन ट्रस्ट को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने जैसा हमें मंच प्रदान किया। जैसे कि आपने सवाल किया कि भाई एक व्यक्ति है जो 40 साल के बाद धूम्रपान करता है और उसको कैंसर हो जाता है, तो पहली बात तो जब हमें पता है कि धूम्रपान से कैंसर होता है तो हमें उसको धूम्रपान को नहीं करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि धूम्रपान तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए और इससे बहुत समस्याएं हो सकती हैं। कैंसर के अलावा इसमें बीपी की शिकायत हो सकती है, दिल संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं और बहुत बीमारियां हो सकती हैं। जी सर, आज के डेट में ज़्यादातर जो है हार्ट के पेशेंट हो रहे हैं। 3 में से 1 आदमी हार्ट के मरीज़ हो रहे हैं लगभग। जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जितने भी है, एडिटोरियल वगैरह हिंदू में आता रहता है या कोई भी न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं, तो ज़्यादातर शिकायत जो है ये तेल से हो रहा है या फिर खाद्य वनस्पति तेल। क्या यूज़ करना चाहिए इनको कि हार्ट अटैक कम हो आदमी को, या कोई दवाई ऐसे बताइए जो इसको नहीं लेना चाहिए, जो हार्ट के पेशेंट ना बने? देखिए, इसमें 2 तरीके से हम देख सकते हैं इस बात को। एक तो होता है कि असामान्य हृदयघात, हार्ट अटैक जिसकी बात कर रहे हैं कि भाई किसी को कम उम्र में हार्ट अटैक हो जाता है और कम उम्र में किसी को हृदयघात हो जाता है, तो ये एक परेशानी का सबब है समाज के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारा शरीर अमर अजर नहीं है, मृत्यु सत्य है, ये सबको मानना चाहिए। और दिल के रुकने से ही मृत्यु होती है, तो ऐसा तो होगा ही होगा, फाइनली हार्ट अटैक तो होगा ही होगा। हाँ, कम उम्र में, अधेड़ उम्र में अगर कोई बहुत कम उम्र में जिसका हृदयघात हो रहा है, तो इसमें हमें अपना जीवन शैली को बदलना ज़रूरी है।
जैसे कि कम उम्र में आजकल बच्चों में देखा गया है कि वो मैदा से बने उत्पाद पे ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे मोमो, चाउमीन, बर्गर, पास्ता और कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और ज़्यादा से ज़्यादा चीनी वाली चीज़ें लेते हैं। तो ऐसे में उनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ कम उम्र में देखी जा रही हैं। तो ये हम अपनी जीवन शैली से बदल सकते हैं। ऐसे में अगर हम जीवन शैली को बदलते हैं और हृदयघात को बचाते हैं तो बस हम अपनी तरफ से ये कर सकते हैं। एक उम्र के बाद हृदयघात आ सकता है और कभी कभी इसमें दर्द भी नहीं होता है, तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि भाई हृदयघात हो गया है। ऐसा 70 साल 80 साल की उम्र के बाद ऐसा हो सकता है, और जिन मरीजों को शुगर की दिक्कत होती है उन मरीजों में ऐसा हो सकता है। सर ज़्यादातर अभी जो पथरी के मरीज़ हैं, जैसे जिन्होंने अपना पथरी का इलाज करा लिया हो, तो बाद में ऑपरेशन के बाद उनके साथ दिक्कतें लगी रहती है कुछ ना कुछ, आप उनके लिए कुछ सलाह दे सकते हैं? देखिए, आपने एक बहुत बड़ा सवाल पूछा है और इसमें पथरी कहाँ की है आपने ये नहीं पूछा है। पथरी शरीर में गुर्दे की भी हो सकती है और पित्त की थैली में भी हो सकती है, और भी जगह पे पथरी होती है, पर अमूमन ये 2 जगह पे ज़्यादा होती है। गुर्दे में पथरी होने का कारण बहुत सारे हो सकते हैं। कम पानी पीने से अमूमन देखा गया है। यूरिक एसिड के बढ़ने से भी ऐसा हो जाता है। जो लोग मांस मच्छी का ज़्यादा सेवन करते हैं, हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, उनमें भी ऐसा स्टोन्स हो सकते हैं। और जहाँ तक रही बात गॉल ब्लैडर स्टोन्स की, पित्त की थैली में पथरी की, ये ज़्यादा वसायुक्त भोजन करने से ऐसा हो सकता है। तो जिन महिलाएं जो पहले वसायुक्त भोजन करती थीं, अब उन्होंने व्रत करने चालू कर दिए हैं और अब कम खा रही हैं, तो उन्हें ऐसा हो सकता है, पित्त की थैली में पथरी हो सकती है। मर्दों में भी और पुरुषों में भी ऐसा हो सकता है। आजकल बच्चों में भी पित्त की थैली में पथरी मिलने लग गई है। इसमें होने के बाद परहेज यही है कि अगर पित्त की थैली में होता है तो आपको वसायुक्त भोजन कम खाना है। गुर्दे में पथरी होती है तो भाई आपको आगे ध्यान रखना है कि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, तो इससे पथरी से आप बचाव हो सकता है। सर एक बीमारी जैसे लोगों को पकड़ में नहीं आता कि कौन सा बीमारी है इसको। कभी कभी ऐसा हो जाता है, पैथोलॉजी वाला लिखता है HDL, LDL, VLDL, मतलब हाइपरटेंशन, बहुत सारे बीमारी ऐसा बता देते हैं कि मरीज़ कंफ्यूज हो जाता है, मुझे हुआ क्या है उसे एक्चुअली पता नहीं होता है। तो इसमें आप थोड़ा हाइपरटेंशन और उसके बारे में थोड़ा बताइए, जैसे LDL, HDL, VLDL ऐसा करके कुछ जो पैथोलॉजी का रिपोर्ट देखने से कुछ पता चलता है। तो हाइपरटेंशन आखिर कौन सा बीमारी है, ये किस टाइप से कब कब होता है, ब्लड प्रेशर से संबंधित है? देखिए, मरीज को एक डॉक्टर से समझना चाहिए कि क्या बीमारी है, और एक डॉक्टर ही बता सकता है। कोई लैब टेक्नीशियन से समझ के कोई मतलब नहीं है। हाँ, जो रिपोर्ट है वो डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए कि उसको क्या दिक्कत है। कई बार रिपोर्ट्स की जो रेंज है वो लैब रेंजेस से बाहर आती है, पर ऐसे में मैं कहूँगा कि एक बार डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। हाइपरटेंशन हो सकता है किसी को धूम्रपान करने से और ज़्यादा वसायुक्त भोजन लेने से, कम बैठे रहने से, व्यायाम ना करने से बीपी की शिकायत हो सकती है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें लास्ट में यही नियमित व्यायाम हर किसी को करना चाहिए, तो वो सुबह उठ के अपना दिनचर्या सही कर ले, तो यही सबसे बड़ा इलाज होगा। क्यों सर? बिल्कुल, मेरा ये कहना है कि वो सुबह क्या कभी भी उठे पर अपना व्यायाम करें। कोई लोग रात में काम करते हैं, दिन में सोते हैं, तो मेरा ये कहना है कि जब भी काम करें तो अपना उसमें व्यायाम को ज़रूर रखें और बहुत देर तक ना बैठें। कोई भी लंबे समय तक बैठते हैं तो वो बहुत ख़तरनाक है। एक शोध हुआ है जिसमें कि ऐसा पता लगा है कि भाई अगर आप 8 से 10 घंटे बैठते हैं तो वो आपके हृदय के लिए उतना ही हानिकारक है जितना कि आप एक पैकेट सिगरेट पीते हैं। यानी कि अगर आप 20 सिगरेट रोज़ की पीते हैं और या फिर आप 8 घंटे बैठते हैं तो ये उतना ही हानिकारक है आपके दिल के लिए, दिल की सेहत के लिए। तो कोशिश करें कि बीच बीच में उठें, अपना टहलें और लगातार बैठे ना रहें। लगातार बैठे रहना एक बहुत दिक्कत की बात है और इसमें
हृदय संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर पता नहीं क्या फैसिलिटी एसएच हॉस्पिटल में मैं काम करता हूँ, वहाँ पे आप आ सकते हैं सुबह शाम 2 टाइम। पूरा फोन लाइन है। बढ़ते रहते हैं आपके मतलब ये ऐसे प्लान कर रहे हैं, इधर से कुछ सेल्स चला देता है, उससे क्या होता है कि ऐसी सर्जरी है यह जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है वो 18 से 50 वर्ष के आयु के लोगों के लिए उपलब्ध है और जिनके पास एक बैंक खाता हो जिसमें जनधन अकाउंट जो खुला हो तो उसमें ऑटो डेबिट के लिए वो सहमति देते हैं और 1 जून से 31 मई तक की अवधि के लिए यह योजना रहती है और हर साल इसका नवीनीकरण हो सकता है ऑटो डेबिट के माध्यम से और 2 लाख रुपए का जो उनको लाभ है जीवन सुरक्षा योजना के अंतर्गत उनको सुरक्षा मिलती है और जो एनुअल प्रीमियम है इसका 436 रुपए उनके एनुअली कटते हैं। तो 1 साल में 436 रुपए अगर कोई देता है ऑटोमेटिकली उसके बैंक अकाउंट से कट जाएगा। तो 2 लाख रुपए की उनको जीवन सुरक्षा की इंश्योरेंस के रूप में उनको मिलता है। श्रोताओं, हम यह आपको जानकारी देना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 1 वर्ष अवधि की दुर्घटना बीमा योजना है जो दुर्घटना के कारण मृत्यु होने की अवस्था में या दिव्यांगता होने के स्थिति में प्रदान की जाती है और प्रत्येक साल इसका नवीनीकरण करना पड़ता है। इसके लिए 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के लोग इसके लिए भागीदार बन सकते हैं। 1000 से अधिक परिवारों को महत्वपूर्ण सहायता मिली है और बीमा दावों के रूप में 13,290 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान हुआ है सरकार की ओर से। यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे इन योजनाओं का पेनिट्रेशन यानी इनकी पहुंच आम लोगों तक किस हद तक सुनिश्चित हुई है। देखिए, जिस तरह से जो आंकड़े अभी सरकार ने अभी रिलीज किए हैं उसके अनुसार यह इन योजनाओं का बहुत ही सफलता से जनता ने इसका लाभ उठाया है और 16 अप्रैल तक की जो तारीख है उसमें सरकार ने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 16.2 करोड़ लोगों ने इसका लाभ लिया है और प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना उसमें 34.4 करोड़ लोगों ने इसका लाभ लिया है और अटल पेंशन योजना में 5.2 करोड़ लोगों ने इसका लाभ लिया है और इनमें जो क्लेम्स हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में 6.64 लाख फैमिलीज को इसका लाभ मिला है और जो क्लेम पास किए हैं सरकार इस योजना के अंतर्गत वो है 13,290 करोड़ से भी ज्यादा क्लेम्स इसमें सेटल हुए हैं और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 1.15 लाख फैमिलीज को 2,302 करोड़ के ऊपर का क्लेम्स उनके द्वारा सेटल किया गया है। तो ये तीनों ही योजनाएं बहुत अच्छी तरह से लोगों ने इसका लाभ लिया है और उसका लाभ भी उठाया है। यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे कि ये जो जीवन बीमा योजना है वह कितने अवधि के लिए हो। देखिए, टीबी को कई तरीके से हम लोग बांट सकते हैं। एक जैसे हमने अभी किया जो फेफड़ों में टीबी होती है जिसे मेन पल्मोनरी टीबी हम लोग कहते हैं, लेकिन 30 से 32% लोगों में टीबी शरीर के किसी भी अंग को कहते हैं नाखून और बाल को छोड़ के शरीर के हर अंग में टीबी हो सकती है। दूसरी टीबी होती है जिसपे दवाई साधारण जो हमारी मेन दवाइयां हैं वो असर करती हो, जिसको हम लोग ड्रग सेंसिटिव टीबी कहते हैं। उनका इलाज करना थोड़ा ज्यादा आसान होता है, लेकिन कुछ ऐसी टीबी भी होती है जिनको ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कहते हैं, यानी जिसमें टीबी की साधारण दवाइयां असर नहीं करती, उसमें थोड़ा सा लंबा इलाज लग जाता है, थोड़े से उसके दवाइयों के जो दुष्प्रभाव हैं, साइड इफेक्ट थोड़े उसमें ज्यादा होते हैं। परंतु अच्छी बात यह है कि अभी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए भी बहुत अच्छी दवाइयां हैं, परंतु हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम शुरू में ही अपना इलाज ठीक से करें। एक बहुत ही जरूरी बात यह है कि सिर्फ टीबी का इलाज करने से ही बात नहीं बनेगी, क्योंकि दूसरे बीमारियों का भी टीबी पे बहुत प्रभाव पड़ता है। श्रोताओं की जानकारी के लिए कृपया हमें बताएं कि उपचार की आवश्यकता कितनी ज्यादा है। जी बिल्कुल, देखिए एक चीज जो आपके पिछले प्रश्न में छूट गई वो थी कि टीबी की जांच आमतौर पे कैसे की जाती है। इसमें हमारे देश में पिछले सालों बहुत तरक्की हुई है और नए टेक्नोलॉजी का हम लोगों ने
इस्तेमाल करना शुरू किया। पूरे देश में एक जांच ग्रह की जाल सी बिछ गई है। 5000 से ऊपर रैपिड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स और मशीन का अवेलेबिलिटी है। तो इससे क्या फायदा होता है? देखिए, टीबी की जांच बलगम फेफड़ों की टीबी बलगम से की जाती थी। अभी भी बलगम का इस्तेमाल होता है फेफड़ों की टीबी के लिए, लेकिन इससे ज्यादा जल्दी और ज्यादा बेहतर तरीके से बीमारी को पकड़ा जा सकता है। तो कई जांच के तरीके हैं, कई अलग मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन जो नया है और जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो है ये रैपिड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक, जिसको हम लोग हमारी टेक्निकल भाषा में नैक बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। अभी भी बलगम में माइक्रोस्कोप में दूरबीन में लगा के जो जांच है वो अभी भी की जाती है, परंतु ये नई जांच है जो की जा रही है। अब आते हैं आपके प्रश्न पे कि सबसे जरूरी विषय तो यही है कि दवाई क्यों लें, कितनी देर तक लें और उस पर क्यों ध्यान रखें। देखिए, टीबी में एक ये खासियत है कि दवाई का असर आने में तो कुछ समय में ही असर आने लगता है। खासकर ड्रग सेंसिटिव टीबी, जिनके बारे में मैंने बताया था, जो पहली बार दवाई ले रहे हैं, जिनसे सब दवाई असर कर रही है, ऐसे मरीजों में बहुत जल्दी सुधार आने लगता है। कुछ ही दिनों में बुखार कम होने लगेगा, भूख वापस आने लगेगी, अच्छा महसूस करने लगेंगे। लेकिन हम लोग कहते हैं कि इलाज 6 महीने का लेना है, तो फिर मरीज अचानक ये सोचने लगता है कि मैं इतने दिनों तक क्यों दवाई लूं, वाई डू आई नीड टू टेक सो मेनी मेडिसिन। तो ये मन में विचार आता है, कई बार भूल जाते हैं, कई बार खुद जान के छोड़ देते हैं, और यही लापरवाही नुकसान पहुंचाती है। क्यों नुकसान पहुंचाती है? क्योंकि टीबी के कीटाणु दूसरे कीटाणुओं से या जीवाणुओं से थोड़ा अलग है, क्योंकि ये ना एक साथ खत्म नहीं होते। जैसे दवाई आती है तो अधिकतर कीटाणु तो मर जाते हैं, लेकिन कुछ शरीर में छिपे रहते हैं। उन बचे हुए कीटाणुओं को या जीवाणुओं को खत्म करने के लिए पूरा इलाज अत्यंत आवश्यक है। ये बहुत जरूरी है। मैं आज आपके माध्यम से आपके सभी श्रोताओं को ये सूचना देना चाहूंगा, किसी भी हाल में टीबी के इलाज को बीच में ना छोड़े। ये बहुत जरूरी है कि डॉक्टर के दिए हुए निर्देश के अनुसार पूरा टीबी का इलाज करे। आपकी सेहत के अनुसार वो आगे पीछे हो सकता है, 6 महीने 9 महीने ऐसे हो सकता है, परंतु जितना भी आपके डॉक्टर ने बताया है वो इलाज अवश्य लेना है, पूरा लेना है, अच्छी जीवन बिताना है जैसे डॉक्टर आदेश देंगे। तंबाकू से दूर रहना, अच्छा भोजन खाना, न्यूट्रिशन ज्यादा हो, पोषक तत्व ज्यादा हो। मैं एक और चीज आपके श्रोताओं के ध्यान में लाना चाहूंगा कि एक टोल फ्री नंबर है, निक्षय संपर्क हम लोग इसे कहते हैं, 1800116666। टीबी से जुड़ी हुई कोई भी प्रश्न हो, अगर हम कदम लें कि टीबी मुक्त पंचायत अभियान जो शुरू किया गया है, जहां पंचायत और गांव के सभी वासियों को शामिल करें कि मेरे गांव में टीबी के कोई लक्षण वाले मरीज हो तो उनकी जांच हो, पूरा इलाज हो ले, उनको मदद मिले, उनको जो भी सामाजिक सुविधाएं हैं, सरकार की तरफ से सुविधाएं हैं, वो पूरा मिले। उनके परिवार में किसी और को लक्षण हो तो उनकी जांच हो। दूसरी चीज जो मैं जन भागीदारी पे बात करना चाहता हूँ वो है टीबी सर्वाइवर, जिसे हम कहते हैं। जो लोग टीबी की लड़ाई से जीत के उभर के आए हैं, अगर वो खुद इसमें भागीदारी लें, और ऐसा हो रहा है, 30,000 ऐसे टीबी सर्वाइवर्स हिंदुस्तान में जो खुद टीबी चैंपियन बने हैं, वो दूसरों को मोटिवेट करते हैं। दूसरे लोग जो अभी इलाज कराने जा रहे हैं या जिनको लक्षण हो रहे हैं या जो दवाई ले रहे हैं, उनको समस्या हो रही है, उन सबका सपोर्ट करते हैं। तो ये टीबी चैंपियंस भी बहुत जरूरी कार्य निभा रहे हैं।